चलें जी, सही है। फर्स्ट क्विज हो गया है और रोल नंबर्स का, और नेक्स्ट सेशन में इवन वालों को ले लेंगे इसी तरह आसान सा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस सेशंस, कोई मसला हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई बुक चैप्टर का प्रॉब्लम, कोई बुक चैप्टर अवेलेबल है सबको, एक्सेस टू द बुक एज वेल। मैंने उसी फोल्डर के अंदर एक दो और बुक रख दी है, अगर आप उसको रीड करना चाहें, इट्स अप टू यू। प्रेस्कॉट भी अच्छी बुक है माइक्रोबायोलॉजी की, एंड नेस्टर भी अच्छी है, टुटोरा भी अच्छी है। आपको कोई भी जहाँ से भी समझ आए आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे जहन में एक इररिलेवेंट बात आ रही थी अभी। डू यू गाइस हैव इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ एमरजेंसीज, जब ऐसे अगर आप 20-25 लोग बैठे हुए हैं, एंड इफ यू हैव एनी इमरजेंसी रिगार्डिंग द फायर, अर्थक्वेक, तो आपको पता है कि क्विक रेमेडीज क्या हैं, हाउ टू अवॉइड एंड हाउ टू सेव योरसेल्फ एंड योर कलीग्स। तो यहाँ से खुली जगह पे जाते जाते भी आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। स्टेयर्स के नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा, और एनीवन एल्स? बाकियों को कोई एक मिनट ठहरेगा। द ऑनलाइन ऑडियंस, डू यू हियर मी? ओके गुड। अच्छा, सॉरी, अब बात करें। स्टेयर, पैनिक नहीं होना, हाइड हो जाए, इसके अलावा मजबूत चीज हो तो उसको अच्छा छुपाना है। Suppose in this room what we have, we do not have any solid and strengthened thing, then what will you do? पूछेगा नहीं से? अच्छा नहीं, ये तो अल्टीमेट सोल्यूशन है ये। अच्छा देखें, इसमें सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हुआ करती थी, बट आई थिंक नाउ डेज इसको शायद इतना फॉलो नहीं किया जा रहा, बट स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स दैट शुड बी इन माइंड। उसमें यह है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे आप किसी बिल्डिंग में है, अर्थक्वेक फील होता है, तो अब दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से आपको ग्राउंड में जाते हुए टाइम लगेगा। तो अगर आप सारे ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी अ पैनिक से अवॉइड करने के लिए दिस इज नेसेसरी कि आप जो रूम है, रूम की वॉल्स के साथ, फॉर एग्जांपल जो जब भी रूफ कोलैप्स करती है खुदा न खास्ता, तो वो सेंटर से करती है वॉल्स के साथ, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जो दरवाजे हैं, दरवाजे खोल के दरवाजे के नीचे, चौखट के नीचे, दैट हैज अदर सपोर्ट दैट कैन प्रोटेक्ट यू। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ठीक बताए हैं। फर्नीचर के नीचे हाइड करने की कोशिश करें, स्पेशली हेड एरिया और द वाइटल एरिया। लेग्स एंड लिम्स आर ओके विद इट। And if there is a fire in the building, whatever in the building you are, जब भी स्मोक होता है, स्मोक जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, तो उसमें अगर फायर है और आप धुआं है तो सफोकेशन हो जाएगी, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम से डेथ होती है लोगों की सफोकेशन से। उसके लिए लाई डाउन ऑन द फ्लोर, धुआं ऊपर है, उससे सफोकेशन से अवॉइड करने के लिए लाई डाउन एंड क्रॉल प्रॉपरली टू अवॉइड द सफोकेशन। इसके अलावा धुआं, गर्द अगर उड़िए तो उसमें पैनिक होके चीखने चलाने और अपना मेटाबॉलिज्म तेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फायर, स्मोक एंड डर्ट के केस में ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रिड्यूस डाउन होगी, एंड इफ यू गाइस पैनिक देन इट कैन वर्सन द थिंग। तो इस केस में फिर इसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और बाकी आप वाला फार्मूला भी वैलिड है एट द एंड। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी 15-20 लोग बैठे हुए हों, कुछ पता होना चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स के जो पॉइंट्स हैं, यू शुड नो दैट कि हाउ टू अवॉइड सच सर्कमस्टेंसेस। खुदा ना खास्ता, इवन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट स्टिल आई रिमेंबर देयर वाज एन अर्थक्वेक इन 2018 और शायद 2017 के एंड पे,
इट वाज वेरी हैवी अर्थक्वेक और उस केस में बहुत पैनिक था, बट स्टिल इसमें बचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलें। हमने पिछली क्लास में we were talking about some measurement methods for the microbial growth. In these measurement methods, we discussed about the turbidity, and I told you the principle of the spectrophotometer, how spectrophotometer is involved in measuring the turbidity, and there we discussed that we can measure the absorbance of any solution that may contain certain particles, and its absorbance may vary with respect to its density. अच्छा, एक और बात, अगर आप यहाँ पे सिर्फ मुझे सुन लिया करें, that would be more suitable. Even मैं ये भी कहूँगा कि if you don't want to write points, it's fine, because this lecture is present in the recorded form. ये recorded form में आपके पास मौजूद है, मुझे सुना हुआ हो, and when you are preparing, तो उस recorded form को अपने साथ रखें, उन points के accordingly आप उस पूरे chapter को prepare कर सकते हैं। जब आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, साथ में उस recorded lecture को सुनना, got it? तो आपके पास उसके लिंक्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे आप अपनी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट मत करें, सिर्फ मुझे सुने, और अगर आप दोनों काम कर सकते हैं तो उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं, बट स्टिल देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू। अगर आप लोग फोकस एक जगह पे करना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे सुनेंगे, बिकॉज बुक और चैप्टर तो लोग घर बैठ के पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें क्लास में सीखने को मिलती हैं डिस्कशन के बाद। एनीवेज, turbidity, and after turbidity we discuss the total weight matter, and I told you when we weigh the biomass, there may be two types, fresh weight and the dry weight, और fresh weight और dry weight का difference हमने थोड़ा सा monitor किया, उसको हमने देखा कि how fresh weight का ज़्यादा हो सकता है, किस तरह से fresh weight dry weight के निस्बत। और फिर आज जो हम थोड़ा सा स्टार्ट करने लगे हैं, that is actually the measurement of the microbial growth by measuring its products. अब अभी जितने पीछे हमने मेथड पढ़े हैं, मिसाल के तौर पे the methods they involve the microscopic count, the methods that involve the colony forming units या Coulter counting, उसमें हम डायरेक्टली माइक्रोबियल सेल्स को काउंट करने की कोशिश कर रहे थे, but still there are certain products that may be produced by the microbial cells, and by measuring these products we can measure the microbial growth. Got it? अब ये प्रोडक्ट्स काफी सारे हो सकते हैं, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं लिस्टेड हैं, वन इज द एसिड, नंबर 2 इज द गैसेस, नंबर 3 एटीपी। ये हमने पढ़ा तो नहीं था ना कल? गुड। तो एसिड अभी हमने मैकॉन की एगर के केस में देखा था कि वी हैव एडेड द लैक्टोज इनटू द मीडियम, इकोलाई ग्रो करवाया, इकोलाई ने लैक्टोज को फर्मेंट किया, आफ्टर द लैक्टोज फर्मेंटेशन देयर वाज अ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड ने पीएच ड्रॉप की, और पीएच ड्रॉप होने से पीएच इंडिकेटर का कलर चेंज हो। तो वहां में हमने क्या किया कि लैक्टिक एसिड जो कि प्रोडक्ट है इकोलाई की ग्रोथ की, उस लैक्टिक एसिड को मेजर किया है, पीएच इंडिकेटर से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इकोलाई इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लेट। इसी तरह से इसी लैक्टिक एसिड को अगर हम मेजर कर लेंगे ये कितना प्रोड्यूस हुआ, अगर इसे क्वांटिफाई कर लें, तो बाय क्वांटिफाइंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट लैक्टिक एसिड वी कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी सेल्स ऑफ इकोलाई आर प्रेजेंट ऑन दैट प्लेट। कर सकते हैं ना? बात समझ में आ रही है? साफ नहीं आ रही? मैं बताता हूँ, मेरा सिर्फ इतना से अभी पॉइंट आपके पास ये है कि अभी जितना भी हमने मेजरमेंट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़े हैं पिछले 1-2 सेशंस में, उसमें हमने ये पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द ग्रोथ इन द प्लेट, पैटी प्लेट, या हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर है, तो हमने कैसे एस्टिमेट करना है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स कितने हैं। उसके लिए हमने डायरेक्ट मेथड पढ़े। डायरेक्ट मेथड का मतलब था कि आपने सैंपल लिया, उसका माइक्रोस्कोप के नीचे काउंट कर लिया, याद है? हीमोसाइटोमीटर। फिर हमने क्या किया कि कोल्टर काउंटर का इस्तेमाल किया, उसके अंदर सैंपल लोड किया, उसने हमें रीडिंग दे दी 2 हो गए। फिर उसके बाद हमने ये किया था कि हमने वेट लिया, वेट के साथ साथ हमने टर्बिडिटी मेजर की। दिस वाज द डायरेक्ट मेथड ऑफ सेल काउंटिंग और द सेल मेजरमेंट, ग्रोथ मेजरमेंट एग्जैक्टली, अगर मैं वर्ड्स यूज करूं तो। अब अगर हम ये कुछ केसेस में ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, कुछ केसेस में वी हैव टू मेजर the products that are being produced by the microbial cells। हम उन products को estimate करेंगे और कितनी product produce हो रही है उसके साथ correlate करेंगे। For example, अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ
कि अगर इकोलाई के कुछ सेल्स मौजूद हैं, मैं कहता हूँ 10 सेल्स, 10⁻³ cells for example, and they are being grown into the medium, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं लैक्टिक एसिड। एक और ट्यूब है मेरे पास, दिस इज द ट्यूब ए एंड दिस इज द ट्यूब बी। इसके अंदर भी इकोलाई है और इसके अंदर 10⁻⁶ सेल्स हैं, यानी कि इससे डबल सेल्स हैं, ऐसे ही। तो इसके अंदर भी लैक्टिक एसिड ये प्रोड्यूस करेंगे। अब ये कॉमन सेंस है कि ये 10⁻³ सेल्स जितना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे ये डबल प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर इस लैक्टिक एसिड को एस्टिमेट कर लें, इसको एस्टिमेट कर लें कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है 10 ग्राम, मिसाल दे रहा हूं, और ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है 20 ग्राम। तो बाय मेजरिंग दिस 10 ग्राम वी कैन हैव एन एस्टिमेट कि नंबर ऑफ सेल्स कितने। अब आपको ये दोनों देख के पता लग नहीं रहा कि जितना ये है, ये वाले सेल इन सेल से डबल है। सो हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स that we can measure the microbial growth by measuring the products of the microbial cells. कौन कौन से प्रोडक्ट्स? एक का जिक्र किया एसिड्स, नंबर 2 गैसेस एंड नंबर 3 द एटीपी। एसिड्स, गैसेस एंड एटीपी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब ये एसिड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, we do not know the exact quantity of that acid, but you know that there is a process that is called titration. टाइट्रेशन किया आपने कभी लैब में, केमिस्ट्री लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में? टाइट्रेशन से हम क्वांटिफाई कर रहे होते हैं कि कितनी क्वांटिटी मौजूद है एसिड की। तो अगर हम किसी भी हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ है, तो हम इस टेस्ट ट्यूब में से सुपरनेटेंट या ब्रॉथ इसको सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेंट सेपरेट कर लें, और सेपरेट करने के बाद इफ वी टाइट्रेट इट, तो इससे हमें अंदाजा हो नहीं जाएगा कि इसके अंदर कितना एसिड प्रोड्यूस हुआ था, और फिर हम इस एसिड को नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया। सो बाय मेजरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन हैव एन एस्टिमेट दैट देयर हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन योर सैंपल। एक एग्जांपल। दूसरी है गैसेस। यू नो दैट when there is a fermentation process, और जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये गैसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ कि इकोलाई की एग्जांपल दोबारा लेते हैं। इकोलाई जो था ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर रहा था। लैक्टोज वाज अ शुगर दैट वाज एडेड इनटू द मीडियम, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लैक्टिक एसिड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी ना, फर्मेंटेशन हो रही है। तो अगर हम इस लैक्टिक एसिड को ना मेजर करें, इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है इसको मेजर कर लें, तो फिर भी हमें अंदाजा हो सकेगा कि कितने सेल्स हैं। बिल्कुल दो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इसको कर लें मेजर चाहे इसको कर लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए या किसी भी गैस को मेजर करने के लिए वी यूज द डरहम ट्यूब। डरहम ट्यूब क्या होती है? ये सिंपल एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने अपना ब्रॉथ डाला और इसमें इनोकुलम दे दिया इकोलाई का या किसी भी स्ट्रेन का। इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ऐड करेंगे, स्मॉल, दिस वन, दिस वुड बी कॉल्ड डरहम ट्यूब। ठीक है, डरहम ट्यूब। यस, बेसिस हो सकती हैं प्रोडक्ट, लेकिन नॉर्मली साबिर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिस प्रोड्यूस नहीं करते, ये मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए मैंने एग्जांपल वो दी है। ओके, अच्छा, डरहम ट्यूब, व्हेन वी विल ऐड दिस डरहम ट्यूब, ये इन्वर्टेड फॉर्म में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मीडिया यहां तक है तो इस डरहम ट्यूब के अंदर भी मीडिया भर जाएगा सारा। ओके, अब इनोकुलम दिया आपने, इस टेस्ट ट्यूब को उठा के इनक्यूबेट कर दिया जो भी सूटेबल टेम्परेचर है। आफ्टर द ग्रोथ, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी, अब इसके अंदर इकोलाई ग्रोथ आ रही है, इकोलाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर इंट्रैप होगी, इधर एक बबल की फॉर्म में बन जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे मीडिया होगा, ऊपर एक बबल बन जाएगा। ये एक ट्यूब है मिसाल के तौर पे। दूसरी ट्यूब अगर इसके साथ में एक और बना लो और इस ट्यूब के अंदर
बबल इतना बड़ा आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर गैस प्रोडक्शन ज्यादा है, इसके अंदर कम है, ऐसा है। इसके अंदर गैस प्रोडक्शन हाई है, इसके अंदर गैस प्रोडक्शन कम है। तो बाय मेजरिंग द गैस प्रोडक्शन यू कैन हैव एन एस्टिमेट कि इस ट्यूब के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स ज्यादा हैं या माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। हो सकता है ऐसा। सो यू आर मेजरिंग द प्रोडक्ट्स of the metabolism and you are having an estimate that how many microorganisms are present and you are actually measuring the growth of the microorganisms. So these are the two examples. अगली है by production by measuring the ATP. ATP. अब ATP की अगर बात करें तो जो भी सेल ग्रो करेगा, ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा उसमें, and after the result of metabolism definitely there will be the production of ATP. मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एटीपी प्रोड्यूस होगी ना, इधर द मेटाबॉलिज्म इज एरोबिक और द एनारोबिक, एटीपी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये जो एटीपी है, हम इस एटीपी को डिटेक्ट करें कि किसी सेल में या किसी टेस्ट ट्यूब में, अगर ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सेल्स ग्रो कर रहे हैं तो इसके अंदर कितना एटीपी है, अगर हम ये एस्टिमेट कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए एस्टिमेट करना कि इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स कितने हैं। हाउ कैन वी डिटेक्ट the production of ATP? इसके लिए बड़ा आसान हल है। There is an enzyme named as luciferase. Luciferase is an enzyme that is present in the firefly, जुगनू के अंदर, firefly के अंदर present होता है। इसका ये luciferase uses the ATP as a substrate और ATP को substrate के तौर पे यूज करता है और फ्लोरेसेंस देता है। इसीलिए जो firefly है, जो जुगनू है, वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि luciferase enzyme that is converting that ATP into fluorescent light। अब अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये देखना चाहते हैं कि इसमें ATP कितना है तो इसके अंदर luciferase ऐड कर दें। When you will add luciferase, it will give the fluorescence। और साथ ही दूसरी ट्यूब जो है उसके अंदर भी luciferase ऐड कर दें, जिसकी फ्लोरेसेंस ज्यादा है, इट मींस दैट उसके अंदर ज्यादा ATP प्रोडक्शन है, और जिसमें ज्यादा ATP प्रोडक्शन है, इट मींस दैट इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स ज्यादा हैं। Got it? So here, by measuring the products of the microbial cells, you are actually measuring the growth of the microorganisms। And होता क्या है कि हम इन्हीं experiments को reproduce करते हैं, बार बार करके हम एक estimate ले लेते हैं कि जी अगर हमारे पास fluorescence इतनी आएगी तो इसका मतलब है कि इसमें इतने cells होंगे। We can have an estimate। तो हमारे पास fixed estimate आ जाता है इन experiments को reproduce कर करके बार बार। तो फिर अगली दफा से जब भी हम करेंगे we can have a clear cut idea about it। So this was the measurement of the cell products। तीन products पढ़ी हमने, acid, gases and the ATP। If you guys have any question you may ask। Yep, no questions? Efficiency कैसे, जरा question elaborate करें। हाँ, हाँ, efficiency definitely matter करेगी, but when we are comparing the two test tubes, we are actually making providing all the conditions similar strain, similar conditions and similar even the environmental conditions we make similar, ताकि हमारे पास सिर्फ variation यही रहे। ठीक है, उसमें फिर हमें थोड़ा सा condition को stringent करके monitor करना पड़ेगा। Got it? अच्छा जी, next one is I have a question on the chat, sir। During measurements, medium conditions mean temperature of the medium and pressure in which we are observing, ये affect करेंगे? Yes, yes, temperature affect कर सकता है किसी भी microorganism की growth को। तो when we are comparing two test tubes and two organisms, for example E. coli को अभी मैंने आपको दिखाया कि इस test tube के अंदर है, इस test tube के अंदर है। So in that condition we are providing the same environmental factors and nutritional factors। हम कोई चीज वेरी नहीं कर रहे होते हैं, हम उसी टेम्परेचर पे उसको रख रहे हैं, उतने ही प्रेशर पे रख रहे हैं, उतने ही हम न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएं, सिर्फ हमारे पास जो वेरिएशन आए वो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रहते जिनको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो विद दिस टॉपिक this chapter has been completed, and we have completed fortunately two chapters. One is the dynamics of prokaryotic growth, and number one was the history of the microbiology. And now today we are going to start another chapter that is named as control of the microbial growth।
जितना पढ़ सके मैक्सिमम। वो मैंने शेयर किया हुआ है, कोर्स आउटलाइन शेयर की हुई है। और दिस इज द 5th week और मोस्ट प्रोबेबली मिड वुड बी स्टार्टेड इन द 8th week आई थिंक। आप लोगों के पास वो नहीं है, एकेडमिक कैलेंडर नहीं आया? एकेडमिक कैलेंडर आता है? हाँ, तो वो 8th week ही होगा ना गालिबन। 7 week पूरे हो जाएंगे, 8th week होगा। तो 8th week में हुआ करते हैं, टोटल 15 week होते हैं आपके, 7 इधर 7 उधर और 8 में। ओके, अच्छा, सो कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, दे कैन बी नोटोरियस, मतलब बहुत ये नोटोरियस हैं क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नुकसानात किए हैं, जिनकी कुछ डिजीज़ की हमने एग्जांपल दी, ये हार्मफुल हैं। सो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑन द माइक्रोबियल ग्रोथ। We have to take, for example, during the daily routine, we have to take a control on the microorganisms, because you know that microorganisms are present ubiquitously. What is ubiquitous? Ubiquitous. मैंने sentence use किया, microorganisms are ubiquitous. ये इंग्लिश का वर्ड है। Ubiquitous means that present everywhere. Present everywhere. तो हम टर्म यूज करेंगे ubiquitous. Microorganisms are ubiquitous. They are present everywhere, in the air, in the soil, on your skin, everywhere. ठीक है? Ubiquitous. So it means that there should be some stringent methods to control the microorganisms, because sometimes इनकी growth unwanted है, और unwanted growth को control करने के लिए we should have some procedures. Infectious point of view से, फूड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसके अलावा हमारे पास जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं, या डेली रूटीन के साथ साथ हमने वो एग्जांपल पढ़ी थी किसी ज़माने में पोटैटो सैलड वाली। इफ़ वी हैड द कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट दैट टाइम, तो 4 घंटे के बाद वो सैलड स्पॉइल ना होता। ठीक है, तो वी शुड हैव अ कंट्रोल। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल को लेके डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एंड यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स। मैं कुछ टर्म्स बोलता हूँ और मुझे बताइएगा कि आपको इसके बारे में क्या पता है, जो भी कुछ पता हो, डजंट मैटर गलत पता है सही पता है, यू हैव टू स्पीक आउट। उसमें सबसे पहले हम टर्म यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस टर्म को आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्टेरिलाइजेशन। यस सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो देन व्हाट वुड बी द डीकंटामिनेशन, द थर्ड लास्ट। सर, वो रिड्यूसिंग ऑफ वो जो spoilage, sir. So then what would be the pasteurization, the fourth one from the above? So जो pathogens होंगे उन्हें किल किया जाएगा। एक मिनट आपको बता। स्टेरिलाइजेशन में हम हीट यूज करते हैं। नो, डिसइंफेक्शन में करते हैं। यस, स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा ना कि जो डेंजरस माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल किया जाएगा, लेकिन जो बेनिफिशियल है वो तो रहेंगे। तो सैनिटाइजेशन में क्या होगा? अब तो कोविड के केस में सैनिटाइजर होगा ना। ये एक मिनट ओके। means contaminant होने से before using decontaminant होगा before maybe जो भी लाइफ फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किए, जो हम अपने जो है यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी लाइफ फॉर्म उसमें एक्सट्रैक्ट किए वो ड्राई हीट के कंट्रोल कर देते हैं, and that would be termed as sterilization। सिर्फ ड्राई हीट का इस्तेमाल करेंगे तो जो आप लैब में ऑटोक्लेविंग करते हैं वो ड्राई हीट नहीं होती और वो स्टेरिलाइजेशन होती है। ओके जी, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन ऑडियंस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन, व्हाट इज दैट? सिर्फ बैक्टीरिया को किल करना। तो डीकंटामिनेशन क्या होगी? बताएं। नो आइडिया। सर, स्टेरिलाइजेशन स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं किसी जगह पे, किसी सरफेस पे। यू आर राइट अबाउट इट, लेकिन फिर डिसइंफेक्शन क्या होगा? और सैनिटाइजेशन में जो हाथों की सैनिटाइजेशन पिछले 8-9 महीने से करते रहे, वो केमिकल से करते रहे। सर, हम लोग स्टेरिलाइजेशन में जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, लाइक
लेकिन डिसइंफेक्शन में हम लोग उस चीज को क्लीन करते हैं। उलट तो नहीं कह रही हैं आप? नहीं, सोचें इस पे। अच्छा, उसका गूगल का सहारा मत लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। सर डिसइंफेक्शन में हम केमिकल यूज करते हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन में केमिकल्स नहीं होते, उसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। व्हेन यू वर्क ऑन द लैब, तो उसमें आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं 70% एथेनॉल के साथ, स्प्रे करते हैं और उसके बाद कॉटन से साफ कर लेते हैं उसको। दिस इज स्टेरिलाइजेशन, और केमिकल है एथेनॉल। यस, आप कुछ कह रहे थे। बैठे बैठे बैठ के ये सारे बैठ के कह रहे हैं, इतना मुझे कोई नहीं दे रहा एहतराम, बैठ के। ओके, क्या कह रहे थे? चलें सोचें, फिर वापस आते हैं आपकी तरफ। Anyone else from the online or from on campus? Distraction, आप उसी पे स्टिक करें। भाई आप इस पॉइंट से क्यों नहीं सोच रहे कि वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। एंडोस्पोर्स हर कंडीशन में किल नहीं होते, वायरस हर कंडीशन में किल नहीं होते। हम पढ़ चुके हैं एंडोस्पोर विल टेक मोर टाइम एंड मोर सीवियर कंडीशंस टू किल। तो इस पॉइंट से क्यों नहीं सोच रहे आप? व्हाई नहीं? कुछ तो बोलो इस। हाँ, चलें अभी आप लोगों ने कुछ पॉइंट कॉलोनीज को क्या करना हो, मतलब कॉलोनी पर जो सेल्स हैं उनको हमने यूज करना और उनके लिए जो यूज करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट्स उनको स्टेबलाइज करेंगे। गुलाम रबानी अभी ना तुम जानबूझ के मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, कुछ पॉइंट्स यहाँ के लोगों ने बताए हैं, कुछ ऑनलाइन है लोगों ने बताए हैं, बट स्टिल लेट मी नो, लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन all of these terms. इसको one by one देखते हैं, don't worry about it. So sterilization, when we talk about the sterilization and when we use the word sterilization, it means that the removal of microorganisms, the complete destruction and the removal of microorganisms. That complete destruction would involve the vegetative cells, endospores, as well as the viruses. Complete removal. कुछ भी आप पेट्री प्लेट अगर आप स्टेराइल करवाते हैं, ऑटोक्लेव करवाते हैं, तो you are supposing that after the autoclaving, this plate would be free of vegetative cells of bacteria, endospores and viruses. So this is a sterilization, and the sterile item would be the item that would be free of the endospores, viruses and the bacteria. So after sterilization, the item would be called sterile item. Got it? Sterilization. अच्छा जी, बिल्कुल नहीं बताया था. You told me the destruction of bacteria only, but I'm telling you the endospores, they are not the microbes. And viruses, are they living? Okay, चलें, confuse होने की जरूरत नहीं है, बस you are partially right. Disinfection, second one, the process that eliminate most or all of the pathogens in or on any material. यहाँ पे दो words हैं, on और in a material, mostly with antimicrobial chemical. तो normally जो disinfection है इसके लिए केमिकल्स यूज करते हैं. यहाँ पे ऑनलाइन किसी ने कुछ बताया था, लेकिन केमिकल्स का शायद किसी और टर्म में इस्तेमाल हुआ था. सो डिसइंफेक्शन में हम पैथोजेंस को फोकस कर रहे हैं. वी वांट टू कंप्लीटली एलिमिनेट or maximally eliminate the pathogens which are present inside or on any material. इसके लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे. अकॉर्डिंगली इन केमिकल्स को नाम दे रहे हैं बायोसाइड्स, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरिसाइडल, एंटीसेप्टिक्स एंड फंजीसाइड भी कहते हैं, फंजाई के लिए जो इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, एंटी फंगल. आगे जो टर्म आती है, दिस इज अ पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन इज एक्चुअली द ब्रीफ हीट ट्रीटमेंट दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्पॉयलेज बैक्टीरिया. अब अगर मिल्क की पेस्चराइजेशन होती है, यू आर फेमिलियर विद इट. जब मिल्क की पेस्चराइजेशन होती है तो मिल्क के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसको हमने किल नहीं करना होता. मिल्क के अंदर जो पैथोजेंस हैं या जो स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया, हमने उसको कम करना है. तो आपको पता है कि मिल्क की अगर पेस्चराइजेशन ना करें तो मिल्क शायद 1 से 2 घंटे में स्पॉइल हो जाए. पेस्चराइजेशन करेंगे तो वो 7-8 घंटे तक जाएगा, स्पॉइल उसने फिर भी होना है. सो
by the process of pasteurization you are actually reducing the number of spoilage bacteria that are present in the milk or any other food product. Pasteurization. तो pasteurization के लिए टेम्परेचर कौन सा यूज करते हैं, किसी को पता है क्या रिक्वायर्ड टेम्परेचर है pasteurization के लिए? कितना? 68 up to what time? 15 minutes. Pasteurization के लिए जो टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 seconds. 15 seconds. हम जब घरों में मिल्क के साथ करते हैं, आपको तो अंदाजा होगा कुछ लोगों को, घर में तो हम उसको बॉईल कर देते हैं प्रॉपर. When it is boiled, it means that it has a temperature of 100 degrees centigrade. And at this high temperature, all the proteins of milk they may be coagulated. बल्कि घरों में तो वही बताया जाता है कि जब तक 3 दफा इसको बॉयल ना आ जाए तो आपने इसको चूल्हा बंद नहीं करना. It is a common practice है, household common practice है. So this is not acceptable. When you are talking about the pasteurization, you have to maintain the 72 degrees centigrade only for 15 seconds. अगर आप ये टेम्परेचर 72 से बढ़ाते हैं तो you have to reduce the time. अगर ये टाइम इंक्रीज करते हैं तो you have to reduce the temperature up to 68 degrees centigrade. इससे कम वाला शायद ना चले हमारे पास. नो, वो pasteurization नहीं है, वो आएगा HTST, उससे बात करेंगे हम इसी चैप्टर में, ठीक है? HTST पे. Decontamination is the next one, and that is a treatment which is used to reduce the number of pathogens to a level considered safe to handle. Decontamination, मिसाल के तौर पे हम घर में डेली रूटीन में हैंड वॉश करते हैं. This is actually the decontamination of the hands. इसमें आप क्या कह रहे हैं कि इस सारे को बैक्टीरिया जो हाथों पे हैं खत्म नहीं हो रहे, आप उनको रिड्यूस कर रहे हैं अप टू अ सेफ लेवल, जिसको आप इतना कंसिडर करते हैं कि मैं अब इनको हैंडल कर सकता हूँ, अब इन हाथों के साथ खाना खाया जा सकता है. You are reducing the number of microorganisms up to the level which is considered safe. Okay? अच्छा, अगला है हमारे पास the degerming. This is a treatment to decrease the number of microorganisms in an area, particularly the skin. Specific area when we would reduce or decrease the number of microorganisms, that will be termed as degerming. और उसके बाद आएगा sanitization. Sanitization is actually the reduction of microorganisms according to the accepted health standards. यहाँ पे बात ध्यान में रखिएगा कि excessive use of sanitizers or the antiseptic soaps, antibiotic soaps जो हमारे पास मार्केट में है, वो स्किन का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब कर देंगे, किल कर देंगे, जिसकी वजह से स्किन स्ट्रक्चर और स्किन के इश्यूज क्रिएट होना शुरू होंगे. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रोब्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, not eliminating, you are reducing up to a safety standard that has been given by some health monitoring agency जैसे कि WHO है, ठीक है? तो इसी वजह से हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल का भी हमारे पास प्रॉपर प्रोसीजर है. कितने देर के बाद आपने उसको लगाना है, ऑल द टाइम नहीं लगाना है. आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे. व्हेनेवर अ पर्सन इज यूजिंग एक्सेसिव एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक सोप, उसकी स्किन स्ट्रक्चर डिफर करेगा और वो रफ हो जाता है बिकॉज normal flora जो है that has been eliminated and that is responsible to maintain the skin structure. Got it? अब पूछें. तो degerming और sanitization almost same ही होता है. maybe हम skin से ही. Yes, degerming की term हम इस्तेमाल करते हैं when we focus a particular area. For example, a doctor wants to inject an infection into the arm and he would degerm the area. Degerm the area. Got it? Specific area focus करेंगे. So sterilization, disinfection, pasteurization, decontamination, degerming, sanitization, and these are some terms that will be considered here. And in some cases, when there is a skin problem to any person or any patient, he or she may be prohibited to use the antibiotic or antiseptic soaps. उसको मना किया जाता है कि आप जो soap इस्तेमाल ना करें. Then she or he has to use the medicated soaps, which have capacity to heal the normal flora of the skin. ठीक है? तो इस सिलसिले में किसी भी कमर्शियल ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, but it should be very clear to you guys because you are microbiology students. कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी यहाँ तक? So next one, that is the situational considerations.
हम पढ़ रहे हैं the control of microorganisms and we need to control the microorganisms and different methods that can be used to control the microorganisms. These methods and the application of these methods, they may vary from condition to condition. We have to use some more strict method to eliminate. मिसाल के तौर पे कोविड से पहले शायद hand washing was enough when you enter into the home. लेकिन today hand washing is not enough. You have to wash the hands for 20 seconds and proper methods के साथ, and उसके बाद you have to decontaminate the hands और उसको sanitize करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. So condition to condition, the process that is being used to eliminate the microorganisms that may vary. इन कंडीशंस पे अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम यूनिवर्सिटी आते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं. दिस इज द डेली लाइफ. और डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जितना भी एक्सपोजर होता है, फॉर दिस द हैंड वॉशिंग विद अ सोप इज ओके इनफ. ठीक. बट नेक्स्ट वन सिचुएशन इन द हॉस्पिटल्स. व्हेन you exposure with the hospitals may have some pathogen or infection. और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं, खास तौर पे हमारे जैसे कंट्री के हॉस्पिटल्स में जहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता. मिसाल के तौर पे if there is a patient that has to come to hospital and that patient is infected with some virus or bacteria, वायरस और बैक्टीरिया उस पेशेंट से हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में सिक्रीट हो सकता है. कैसे? एयर ड्रॉपलेट से, रेस्पिरेशन, स्नीजिंग, कफिंग, नॉट रेस्पिरेशन, स्नीजिंग, कफिंग, यूरिन, feces, sweat even, and if a healthy person may have the exposure to these droplets and he may be contaminated. So jo hospital acquired infections, and they are termed as nosocomial infections. Nosocomial, hospital acquired, nosocomial, Nosocomial, nosocomial infections. These are the hospital acquired infections that a person may have acquired from the hospital. इसके साथ साथ जब भी हॉस्पिटल से हम आएंगे, whenever we have exposure to the hospital, so there is a need to use some stringent or strict method to control the microorganisms. उसके लिए sanitation है, proper procedures हैं, you have to use the sanitizers. Even hospitals के जो laboratories हैं या जो operation theaters हैं, whenever there is operation theater, the operation theater के procedures में, SOPs में, how to sterile properly the instrument, conditions, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर्स यूज करने पड़ेंगे. बिकॉज नाउ दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन देन द डेली लाइफ. दिस इज मोर स्ट्रिक्ट सिचुएशन. उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में. whenever you are working in a microbiological lab, you should be very careful about it. and इसी वजह से हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं आप लोगों को सख्ती के साथ, ताकि ट्रेनिंग हो जाए. whenever you enter into the lab, you should wear the lab coat. एक चीज, you have to sterile your hands, sanitize कर लें hands को. जहाँ पे जिस सरफेस पे काम करना है उसको स्टेराइल करें. और जब लैब से बाहर निकलें तो कोट उधर उतार के निकलें और हाथ सैनिटाइज उसके बाद करें. हमारे बच्चे क्या करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, वो वाइट कोट के चक्कर में उसको पहन के कोई इधर फेर रहा है, उधर फेर रहा है. यू आर स्प्रेडिंग द कंटामिनेशन. यू डू नॉट नो कि आपने लैब में किसके साथ काम किया और वो किसके लिए खतरनाक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंपली अगर आपने सुडोमोनास के साथ काम किया, दैट इज नॉट अ पैथोजन, दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन. मे बी इट इज सेफ फॉर यू बट इट मे बी हार्मफुल फॉर मी. अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है. And you are using that lab coat into all the university and even in the cafes. This is hilarious. थोड़ा सा ये SOPs, we have to follow the SOPs whenever we are working in the microbiology laboratory. इसी वजह से labs के अंदर laminar hood पड़ा हुआ है, हमारी lab के अंदर भी पड़ा हुआ है. Whenever you have to work with the microorganism, you have to use that hood. अगर हुड अवेलेबल नहीं है, उसके भी हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड्स मौजूद हैं. उस हुड के अंदर पीछे फिल्टर अटैच है. उस हुड के अंदर जो एयर आ रही है फिल्टर होकर आ रही है, ताकि आपके पास जो प्लेट आपने उसके अंदर ओपन की है वो प्लेट कंटामिनेट ना हो. माइक्रोबायोलॉजिकल हुड दो किस्म के होते हैं. एक होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट की सेफ्टी को इंश्योर करता है, जो कि हमारे पास है. उसमें जो हवा आ रही है वो सामने से आपकी तरफ आ रही है. अगर आप किसी पैथोजन के साथ काम कर रहे होंगे तो आप कंटामिनेट हो जाएंगे उसमें. ओके. दूसरा हुड होता है विच इंश्योर्स the product safety as well as the user safety. तो उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है. अगर हमें कभी टाइम मिला तो हम बायोसेफ्टी लेवल्स माइक्रोबायोलॉजी में जरूर डिस्कस करेंगे. तो सिचुएशन टू सिचुएशन थिंग्स वेरी, और इस केस में वी हैव टू फॉलो सम स्ट्रिंजेंट SOPs to control the microorganisms. Next one, that is the food production facilities. Whenever we are dealing some food production facilities, तो ये responsibility मज़ीद बढ़ जाती है. For example, if there is an industry and that is
that is processing a food and that is packing a food and sending it to the market. तो मार्केट में इंडस्ट्री को नहीं पता कि उनकी पैकेज फूड एक हफ्ते तक रहनी है स्टोर में, एक महीने तक रहनी है, कस्टमर ने कब यूज करनी है. सो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि फूड प्रोसेसिंग के दौरान फूड के अंदर कोई ऐसी कंटामिनेशन ना हो जो कस्टमर को जाके कंटामिनेट करे. इस पर्पज के लिए जो फूड बॉक्सेस पैकेज फूड होती है उसके बॉक्सेस के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है. मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ बैच नंबर लिखा होता है और टाइम लिखा होता है कि ये किस टाइम पे बनी है. ओके, तो होता यूं है कि अगर एक कस्टमर यूज कर रहा है और उसको कोई कंटामिनेशन को इशू रिपोर्ट हुआ है तो कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए. कंपनी फिर उस दिन उस टाइम उस बैच में बनी हुई जितनी प्रोडक्ट होती है उसको उठा लेती है वापस. कि अगर इसके एक बॉक्स में प्रॉब्लम है इसका मतलब है कि इस पूरे बैच में जितनी बनी है उसमें प्रॉब्लम होगी, तो कंपनी उसको विथड्रॉ करती है फ्रॉम द मार्केट. सो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड व्हेनेवर यू यूज द पैकेज फूड you should purchase from a store that has direct supply from the industry, ताकि इंडस्ट्री को पता होता है कि हमने यहाँ पे सप्लाई दी है, they would draw back. तो food and food production facilities में, for example, when we are dealing with a milk, when we are dealing with some infant formula, जैसे कि बहुत सारे infant formula मार्केट के अंदर मौजूद हैं बच्चों के लिए, लैक्टोजन, उसके बाद थोड़े बड़े बच्चों के लिए सीरियलैक्स हैं, फिर नीडो हैं. दिस आर सेंसिटिव मैटर्स. और जो इनके प्लांट्स हैं वहाँ पे SOPs स्ट्रिक्ट हैं. वी हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट SOPs बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सेंसिटिव थिंग्स. इसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड थिंग्स जिनको आपने वोन्स पे लगाना है, आई ऑइंटमेंट्स हैं, सस्पेंशंस हैं, दे शुड बी फ्री ऑफ द टॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स, there should be free of the bacteria, virus. उसके लिए SOPs different हैं to control the microorganisms. SOPs will vary from situation to situation. हम पढ़ रहे हैं situational considerations. अगला water treatment facilities हैं. Water treatment facilities may be of two types, to treat the drinking water that are being supplied into the house, and second one is the domestic water, domestic waste that is being thrown into the river. उस domestic water की भी किस तरह से अपने डोमेस्टिक वाटर की ट्रीटमेंट करके उसको किसी भी दरिया या फ्रेश वाटर में इसको करना है रिमूव, तो यहाँ पे भी हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड हैव सम स्ट्रिंजेंट मेथड्स टू फॉलो to control the microorganisms. Got it? I think we should stop here because time is over. And आज क्विज हुआ, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको पढ़ेंगे मजीद. Okay, this is Adiba Aslam's class. Okay, ji, this is 11th November. Adiba Aslam. Present, sir. Okay, Affan Tariq Rana, Amna Shehzad, Anika Tabassum. Where is she? Okay. And Anila Khan. Where is she? Okay. And Aksar Afsana. Present. Ariba Nasir. Fizza Nadeem. Fizza. Present, sir. Ghulam Rabbani. Ikra Shahbaz. Ikra Sohail. Present. Javeria Aslam. Iza Amir Naeem. Yes, he sent me the email. Javeria Aslam. Okay, present. Okay.
And Marwa Abbas, Present. Maryam Nadeem, Mehreen, Muhammad Bilal Ashad, Muhammad Haris Abbas Khan, Muhammad Noman Ali, Muhammad Uzair, Yes, sir. Nazar Shafiq, Nimran Nadeem, Present. Nimra Khalik, Present. and Nishad. She's not there. Rabia Sharif, Present, sir. Rahima Rana, Present, sir. Rana Nabil, Rada Athar, Sahar Sajid. Sahar is not here. Sahrish, Sundar Aruj Afshan. Sorry, Sahrish? She's not there. Present, sir. सर सहर भी प्रेजेंट है, उसके माइक का इशू आ रहा है गेस. She has to send me the message even. Sayyid Karamat Hussain Shah, Present, sir. Usman, Wanya Mansoor, Wanya, not here. Zainab, Zakirullah, Zirwa, Rahul. Present. Good. So we'll see you in the next week with some new topics, and hopefully you would enjoy it.